आज का हमारा टॉपिक है फ्लावर रेमेडीज फॉर क्रॉनिक पेन्स। जिनको बहुत ज्यादा पेन्स रहते हैं बॉडी में या कहीं पर भी शरीर के किसी भी हिस्से में, वो किस प्रकार से अपने पेन्स को हील कर सकते हैं। तो रेमेडीज पर जाने से पहले हम ये समझेंगे कि बैचलर रेमेडीज जो हैं, इस सिस्टम में हम लोग पेशेंट के इमोशंस को देखते हैं कि बेसिकली जितने भी पेन्स होते हैं बॉडी में, या यूं कहिए कि जो भी रोग आता है शरीर में, उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस में छुपा हुआ होता है। किसी समय पर हम किसी से हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, कोई सिचुएशन ऐसी आई है जिसमें हम बहुत डर गए थे, बहुत ट्रॉमा बहुत ज्यादा था जिसको हम ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, तो उसके कारण से ही हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम शरीर में आती है। आज हम कुछ कारणों को डिस्कस करेंगे कि जो क्रॉनिक पेन्स हैं, जो किसी भी दवा से नहीं जाते हैं। आप एलोपैथिक दवा जो लेते हैं वो एनाल्जेसिक होती है, थोड़े टाइम के लिए आपको आराम आ जाता है और फिर भी वो पेन परसिस्ट करता है। और कई बार ऐसा होता है कि उसका कोई फिजिकल रीजन नहीं होता है। डॉक्टर्स सारे टेस्ट करा लेते हैं, सारी चीजें आप इन्वेस्टिगेट करा लेते हो, लेकिन कहीं भी कोई रीजन निकल के नहीं आता कि आपके इस कंधे के दर्द का ये रीजन है, आपके लेग्स में जो पेन हो रहा है उसका ये रीजन है। ये चीज डॉक्टर्स नहीं बता पाते हैं। इमोशंस दबे होते हैं, उसकी वजह से होते हैं। ठीक, प्लीज म्यूट कर लीजिए। और तो आज हम डिस्कस करेंगे जो क्रॉनिक पेन्स हमारी बॉडी में रहते हैं, वो उनको हम किस प्रकार से हम अपना एक एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं टुवर्ड्स द पेन्स इन द बॉडी एंड टुवर्ड्स द cause. We can find out the cause of the pains. तो एक कारण सबसे बड़ा होता है, हमारी फर्स्ट रेमेडी जो है वो हम लेते हैं गोर्स। उसमें आपको किसी भी कारण से जीवन में कुछ ऐसे सेटबैक्स लगते हैं, कुछ ऐसी परेशानियां आती हैं कि आप बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं कि अब हमारी इस स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आ सकता, हमारी इस परेशानी को कोई दूर नहीं कर सकता। और जब ऐसा निराशावादी एटीट्यूड हो जाता है तो एक डिप्रेशन की स्थिति आती है, जो कि क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है। क्लिनिकल डिप्रेशन जो मेडिकल में जो साइकेट्रिस्ट आपको डिटेक्ट करके बताता है, वो तो बहुत बाद की स्टेज होती है। तो जब बहुत ही ज्यादा सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं तब वो क्लिनिकल डायग्नोसिस उनका होता है साइकेट्रिस्ट का। लेकिन ये निराशावादिता अगर आपको अक्सर बनी रहती है तो वो भी आपके पेन का एक कारण हो सकता है। और दूसरा है जेंशन। दूसरी रेमेडी हमारी है जेंशन। उसमें भी होपलेसनेस थोड़ी सी कम है, लेकिन हम लोग बहुत ही ज्यादा संदेह करते हैं कि कभी हम ठीक भी हो पाएंगे। हमें ये मतलब लगता भी है कि ठीक हो जाएंगे और पता भी नहीं है, तो एक दुविधा वाली स्टेज रहती है। एंड उसमें एक और उसका सिम्टम होता है इस रेमेडी का कि हम कभी भी किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमेशा हमें हर व्यक्ति पर संदेह रहता है। तो हम अपने एट्रीब्यूट्स को देखते हुए ही, अगर आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन आप कर रहे हैं बैचलर में, तो मैं कुछ 8-10 रेमेडीज बताऊंगी जिसमें से आपको सिलेक्ट करनी होगी कि आप अपने लिए अपने सिम्टम्स को देखते हुए आप उस रेमेडी का यूज करेंगे तो आपको जरूर ही आपके दर्द में आराम आएगा। तो गोर्स और जेंशन ये दो ऐसी रेमेडीज हैं जो बहुत, जब निराशावादी एटीट्यूड हो जाता है, जनरली गोर्स जनरली लाइफ में आपका बहुत निराशावादी एटीट्यूड हो गया, सेटबैक्स लगने के बाद, कुछ धोखे खाने के बाद, कोई परेशानियां उठाने के बाद आपको लग रहा है कि अब तो जीवन में इतना कुछ घट गया है, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, इस तरह का। और जेंशन में भी आपके किसी भी पॉजिटिव रिएक्शन आने की जगह सबसे पहले निराशावादी विचार आता है कि कोई व्यक्ति आपके पास मदद करने के लिए भी आया है, तो आप ये सोचेंगे कि जरूर इसमें कुछ इसका अपना मोटिव, सेल्फ मोटिव होगा, तभी ये मेरी मदद कर रहा है, वरना आज के जमाने में कौन मदद करता है। तो इस तरह का एटीट्यूड, आप किसी के ऊपर विश्वास ना कर पाए और हमेशा ही आपको नकारात्मक भाव पहले आए, तो उस केस में
जेंशन आपको लेनी चाहिए। तो गोर्स और जेंशन, उसमें बेसिकली जब दर्द बहुत समय तक, क्रॉनिक पेन की बात कर रहे हैं, तो बहुत समय से जब दर्द होता है तो ये दो सिम्टम प्रायः आ ही जाते हैं कि हमें किसी भी मेडिकेशन पे भरोसा नहीं रहता। हमें नहीं लगता कि आयुर्वेद हमें ठीक कर सकता है, हमें नहीं लगता कि एलोपैथी हमें ठीक कर सकता है, या एक्यूप्रेशर ठीक कर सकता है, या इवन बैशवार भी। तो वो लेने से पहले 10 बार सोचता है पेशेंट, अपने आप लेता ही नहीं है जेंशन, क्योंकि हम नकारात्मक थोड़ी हैं। हमें तो नहीं लगता कि हम नकारात्मक हैं, हम तो जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं अपने हिसाब से। तो अपनी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाता है। अपनी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाता है इंसान कि हमें वास्तव में ऐसा है। लेकिन ये एक नकारात्मक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ हो जाता है। और मुझे एक चीज बहुत ही अच्छी लगी, एक बिल्कुल यंग लड़की थी, मैं यंग ही कहूंगी, अभी न्यूली वेड थी। तो उसने शादी के कुछ दिनों के पश्चात वो मेरे पास आई और उसने कहा कि आंटी मेरे को, वैसे सब ठीक है, ससुराल में सब ठीक है, अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को सबसे पहले हर चीज में नकारात्मक पहले दिखता है, नेगेटिव एस्पेक्ट उसका पहले दिखता है, और मैं पॉजिटिव नहीं देख पाती। तो उसके 1 महीने के अंदर ही उसकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो पॉजिटिव एटीट्यूड्स आने शुरू हो गए कि हाँ, मतलब लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव भी है। हालांकि शी वाज रियलाइजिंग कि ससुराल मुझे बहुत अच्छी मिली है, सब लोग ध्यान रखते हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर एक न्यू एनवायरनमेंट है, उसमें एडजस्ट होना है। तो उसके लिए भी एक सेपरेट रेमेडी होती है, जो कि अगर शादी जब तय होती है उस समय से लेकर के अगर थोड़े समय तक ली जाए तो बहुत अच्छे एडजस्टमेंट्स आपके अपनी नए परिवार में हो सकते हैं, बिकॉज देन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द न्यू सर्कमस्टेंसेस एंड न्यू एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, हमें अपनी तरह की आदत होती है, वहां जाके बिल्कुल दूसरी तरह का माहौल मिलता है। तो उसके लिए एक इमोशन होता है शॉक का, कि हमें किसी समय कोई बड़ा भारी शॉक लगा है जिंदगी में, कोई बहुत सदमा लगा है हमें, और वो हमारे शरीर में कहीं पे किसी तरीके किसी अंग ने उस सदमे को पकड़ लिया और वहां से वो निकल ही नहीं पा रहा है। उसका कोई फिजिकल रीजन नहीं है, कोई हमारी बोन्स में डिफॉर्मिटी नहीं आ रही है, कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो रहा है, बोन्स डिजेनरेट नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में कोहनी में दर्द बना हुआ है। तो हो सकता है कि उसका कोई इमोशनल रीजन हो। ठीक है, तो एक अगर कोई आपने बहुत ही ज्यादा डिफरेंट माहौल देखा, कल्चरल शॉक भी लगा अगर आपको, मैं शादी की बात कर रही हूँ, या एक समटाइम्स एडोलेसेंस एज में भी बहुत जबरदस्त शॉक्स बच्चों को लगते हैं, क्योंकि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द फिजिकल चेंजेस एंड द इमोशनल चेंजेस एंड द फर्दर हार्मोनल चेंजेस जो उनके अंदर हो रहे हैं। तो वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है, इसमें वो उस अपने आप को ही समझ नहीं पाते हैं। तो वो एक शॉक के रूप में भी किसी किसी को बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है अगर बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट फैमिली में ना हो। और कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें तो कोई शॉक नहीं लगा है, कुछ नहीं है, लेकिन हम सबको बेसिकली जिनको कोई इस जीवन में सोसाइटी से और एनवायरनमेंट से वैसा शॉक नहीं भी लगा है, तो एक 3 शॉक्स हैं जो हम हर व्यक्ति अपने जीवन में कैरी करता है। हर व्यक्ति को 3 शॉक्स जरूर होते हैं। पहला शॉक होता है जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जिस समय एक बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जितना स्ट्रगल माँ करती है उसको जन्म देने में, उतना ही स्ट्रगल बच्चा भी करता है इस दुनिया में आने के लिए। उसको भी उतना ही एक्सरसाइज करना पड़ता है, उतने ही पेन के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो मुझे लगता है जितनी माएँ हैं यहाँ पर हमारे इस सेशन में, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हैं कि दैट इज अ बिग शॉक फॉर अ चाइल्ड। एंड देन उसके बाद वो वहां पर इतनी वार्मथ में विद इन द मदर्स वूम, ही वाज इन वेरी सेफ एनवायरनमेंट और इतने वार्म माहौल में था। वो टेम्परेचर बहुत वेरी करता है जब वो बाहर निकल के उसमें आता है, और आजकल के माहौल में सीधे उसको ट्रे में रख दिया जाता है, जो ठंडी ठंडी स्टील की ट्रे, उसके अंदर उसको ला के रख दिया जाता है। तो दैट इज अ बिग शॉक। एक तो जन्म लेने का शौक, वो पेन्स को सहने का शौक, और ये तो ये वाली शॉक्स
हर किसी ने महसूस किए होते हैं। ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो उसको भूल जाता है, जैसे माँ भूल जाती है कि उसने जन्म देते वक्त कितना तकलीफ सही थी, वो भी भूल जाता है। लेकिन अगर कोई अवसर आता है, अगर कोई ऐसा अवसर आ जाए तो वो कभी भी ट्रिगर हो सकता है। तो अगर समटाइम्स यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अपने आप को, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करना होगा कि कहीं हमें कोई शौक तो नहीं है। तो एक तो ये शौक होता है, दूसरा आपके एंसेस्टर्स को, आपके पेरेंट्स को, आपके सिबलिंग्स को जो शौक्स लगे हुए हैं, अगर लाइफ में वो भी कोई अगर किसी चीज से त्रस्त हुए हैं बहुत ज्यादा, तो उसका इफेक्ट भी आपके ऊपर आता है, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर लिंक्ड टुगेदर, आपके कार्मिक रिलेशंस भी हैं। और आपके एंसेस्टर्स जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, अगर उनको भी कुछ शॉक्स लगे हुए थे तो वो आपने जीन्स के थ्रू भी इनहेरिट किए हैं और एनर्जी के थ्रू, बिकॉज यू आर ऑलवेज लिंक्ड विद देम, तो आप हर समय उनसे उसको ड्रॉ करते हो। तो जब आप, एक बहुत खूबसूरत चीज पेशवार के विषय में है कि जब आप अपने आप को हील करते हैं तो आपके एंसेस्टर्स भी हील हो रहे हैं, आपके पितृ भी, उनका भी तर्पण हो रहा है, वो भी उससे मुक्त हो रहे हैं, उस फियर से, उस शॉक से। ठीक है, क्योंकि अब उनके पास शरीर नहीं है तो वो आपसे ही उम्मीद करते हैं कि वो आप उनके लिए कुछ करें। तो वो कष्ट के रूप में मतलब आपको याद दिलाते हैं कि हमें मत भूलो और हमारा तर्पण करो। कुछ लोग जैसे साल में एक बार हम लोग श्राद्ध करते हैं, या उनके जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उस दिन हम कुछ करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं। तो कुछ लोग उसमें नहीं विश्वास करते तो नहीं करते हैं। तो अगर कभी ऐसा है, क्योंकि देखिए आत्मा का अस्तित्व तो है ही, आत्मा ने जीव के रूप में जन्म लिया है और वो हम अपने एंसेस्टर से, पितृ ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, हमें उनके लिए सोचना ही है। इसी संदर्भ में मुझे एक चीज और याद आ रही है कि बहुत से लोगों के घर में कुछ न कुछ कष्ट किसी न किसी परिवार के सदस्य को लगा रहता है। तो वो थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करें कि कहीं उनके घर में उनके किसी एंसेस्टर्स की जो अभी नहीं रहे, उनके माता पिता या दादी बाबा जो अब मृत हैं, जीवित नहीं हैं, उनकी तस्वीर आप डिस्प्ले में ना लगाएं। अगर आपने डिस्प्ले में उनकी तस्वीर को लगा दिया है तो इसका अर्थ है कि आपने उनके पृथ्वी तत्व को यहीं पर रोक लिया। 5 तत्व का शरीर 5 तत्व में लीन होना चाहिए था। पहले समय में कहाँ फोटोग्राफ्स होती थी, हम अपने मन में ही उनको याद करते थे। पहले तो एल्बम्स भी ज्यादा नहीं होती थी, अब तो आपके पास एल्बम्स में बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं सबकी, आप उसमें देख सकते हैं। और अपने माता पिता की शक्ल तो सबको याद होती है, उसके लिए आपको दीवार पे टांगने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। और कुछ लोग जो मंदिर में रख लेते हैं और उसके आगे दिया बत्ती कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आप आवाहन कर रहे हैं उस आत्मा का। वो जहां कहीं भी है वो सुखी नहीं हो सकती, वो सुखी नहीं हो सकती, उसको जन्म लेने में भी कष्ट होगा, वो कहीं जन्म भी नहीं ले पाएगी। और आप ही उसको बुलाते जा रहे हैं, नहीं तो उसने कहीं जन्म ले लिया होता किसी परिवार में। और दूसरी बात ये कि उसके पास शरीर नहीं है और आप उसका आह्वान करके अपने घर में उस आत्मा को रोके हुए हैं, तो वो कहाँ से एनर्जी ड्रॉ करेगी? आपके शरीरों से, किसी के हाथ से, किसी के पैर से, किसी के कोई कष्ट आएगा, कोई दूसरा कष्ट आएगा। इस बात का समझना बहुत आवश्यक है कि हमेशा से हमारे यहाँ मृत व्यक्ति को जला दिया जाता है, उसके शरीर को जला दिया जाता है, क्योंकि जो जाता है जाने वाले का मोह अपने शरीर में बहुत अधिक होता है, तो इसलिए उसे जला दिया जाता है। हमारा भी मोह भंग होता है कि अब ये व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, और जाने वाला भी जाकर दूसरे लोक में सुखपूर्वक रह सकता है, जो भी उसका डेस्टिनी है। तो एक क्रॉनिक पेन्स का एक ये भी कारण है। तो शॉक्स के द्वारा जब हम एसओबी को यूज करते हैं, स्टार ऑफ बेथलेहम जो हमारी एक रेमेडी है, वो हमें इन सारे शॉक्स से बाहर निकलने में मदद करती है। और सिर्फ हम ही बाहर नहीं आते हैं, हमारे एंसेस्टर्स भी उससे बाहर आते हैं। एंसेस्टर्स के शॉक्स जो उनको लगे हुए होते हैं, जो उनकी तकलीफें होती हैं,
वो भी हील होते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बेस्ट फ्लावर रेमेडीज, क्योंकि हम ये वाइब्रेशन लेवल पे काम करती है। तो हम अपने को हील जब कर रहे हैं तो हम अपने पूरे परिवार को हील कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस बदल गई हैं। हमारी वाइब्रेशंस अगर पॉजिटिव हो गई हैं तो जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर एक लाइट भी जल जाती है तो कमरे में रोशनी हो जाती है। हर व्यक्ति को अपनी अलग अलग लाइट जलाए तो उसको ज्यादा रोशनी मिलेगी डेफिनेटली, लेकिन अगर आप अंधेरे को दूर करने के लिए एक दिया भी बहुत होता है, एक रोशनी भी बहुत होती है। तो हर व्यक्ति अगर अपने स्तर पे काम करे, अपने आप को स्वस्थ रखे, तो वो पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकता है। फिर इसके अलावा हमारे मन में बहुत सारे फियर्स होते हैं। पैरों में दर्द रहने का एक बहुत बड़ा कारण है फियर्स, शॉक्स एंड फियर्स जो हम लोगों को रहते हैं। हमें अपने जीवन में जो छोटी छोटी घटनाओं के कारण कोई भी फियर हमारे दिल में बैठ गए हैं कि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, बुढ़ापे में हमारे शरीर को कष्ट होगा, तब कौन हमारी सेवा करेगा, इस तरह के भी फियर्स होते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि बच्चे इस शहर में नहीं रहेंगे, बच्चे तो दूसरी जगह चले गए, पढ़ लिख के अपने अपना सेटल हो गए, तो कौन करेगा। तो इस तरह के भी फियर्स होते हैं। और भी कोई स्पेसिफिक फियर्स जिसका भी आप नाम दें। कुछ लोगों को बहुत छोटी छोटी चीजों से, छिपकली से, कॉकरोच से बहुत डर लगता है, और किसी किसी को इतना ज्यादा डर लगता है कि उनकी प्रेजेंट लाइफ जो है वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। आई नो अ पर्सन, एक लेडी है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो घर में अगर छिपकली दिखाई दे जाए तो पूरा घर सिर पे उठा लेती है, और बिल्कुल जब तक वो छिपकली को ढूंढ के मार के बाहर नहीं निकाल दिया जाता वो सांस नहीं ले सकती। और अपने पेरेंट्स के यहाँ भी इसलिए नहीं आती है कि आपके घर में छिपकलियां होती हैं, वहां मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकती, मैं सो नहीं सकती उसमें। और कहीं भी जाती है, होटल के रूप में या कहीं भी जा रही है, आप कहाँ तक कंट्रोल करोगे एनवायरमेंट को, आपको तो खुद को ही ठीक रहना है ना। तो इस तरह के फियर्स हैं बहुत ज्यादा अगर आपके माइंड में, तो भी आपको कुछ पेन्स परमानेंटली रहने लग जाते हैं, क्योंकि अपरेंटली आप उस फियर को दूर भगाने की कोशिश करते हैं, उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें उसको लड़ के नहीं हटाना है। हमें सॉरी, समवन वांट्स टू से समथिंग, कोई कहना चाहता है कुछ इस विषय में। आप लोग, यू आर मोस्ट वेलकम, और आप लोग अपनी प्रॉब्लम भी कोई अगर हो तो मैं बता सकते हैं। अगर मुझे कुछ रेमेडी समझ में आएगी तो मैं बताऊंगी। ये दिस शुड बी एन इंटरेक्टिव सेशन, आप लोग अपनी कोई भी बात पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। अगर किसी को भी स्ट्राइक करे, अनम्यूट योरसेल्फ एंड बता दीजिए मुझको। तो इस तरह की समस्याओं का भी समाधान आपके हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे फियर कभी कभी हमारी जिंदगी को बहुत दूभर कर देते हैं। जैसे आप किसी भी हाइट पे नहीं जा सकते, आप थोड़ा सा भी भूल भुलैया भी देखने के लिए गए तो ऊपर से नीचे देखने में आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और आप बच्चों को बिल्कुल आप टेरिफाइड हो गए हैं, किसी को किनारे नहीं जाने दे रहे हैं, बिल्कुल शाउट करने लगे कि सब लोग इधर आओ, कोई गिर जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, तो आपकी घूमने जाने का सारा मजा खराब हो गया। इसी तरह से किसी को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, या और भी कोई भी, देयर मे बी एनी फियर्स, किसी भी तरह के कोई भी फियर्स हो सकते हैं। एग्जाम से, हाँ, हाइट का फियर, हाँ हाइट का तो बताया ना मैंने, ऊपर ऊंचाई से, ऊंचाई का, लिफ्ट में ट्रैवल करने से भी बहुत, हाँ क्लास्ट्रोफोबिया भी होता है। लिफ्ट के अंदर छोटा सा कैबिन है तो उसमें, और वो ये फोबिया बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाता है कई बार कि आप अपने बेडरूम में भी, जहाँ पे आप सबसे ज्यादा सिक्योर फील करते हैं, या अपने घर के अंदर भी घुटन महसूस करने लगते हैं, और कि बाहर निकल जाएं बस कहीं खुली हवा में। तो ये इस तरह के छोटे छोटे फियर्स हैं जो कि जब आप इनको दबा लेते हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये यूजलेस हैं, ये नहीं होने चाहिए, और लेकिन आप उनको रिलीज नहीं कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, तो वो किसी पेन के रूप में कहीं ना कहीं बॉडी में बाहर आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पेन्स जिनका कोई फिजिकल रीजन नहीं है। अगर फिजिकल रीजन भी है तो वो धीरे धीरे जब फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी हो जाता है, जब आप बहुत ज्यादा डरे हुए रहेंगे तो आपकी बोन्स में जल्दी डिजेनरेट होनी शुरू होंगी, आपके मसल्स डिजेनरेट होने शुरू होंगे, क्योंकि जब भी बहुत ज्यादा फियर होता है, आप देखिए
ऐसे करके आप सुकर से जाते हैं, है ना, मसल्स आपके टाइट हो जाते हैं टेरर से। तो आपके मसल्स को इतना एफर्ट करना पड़ेगा, उसमें आपकी मसल्स को और बोन्स को इतना ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा आपको ठीक करने के लिए कि आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे मे डिजेनरेट एंड दे मे स्टार्ट पेनिंग। इन दैट केस आपको मेडिकल हेल्प वैसे भी लेनी होगी। और कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे ऐसे भी हैं कि सिर्फ बैचलर रेमेडीज से ही वो इमोशंस जैसे ही आपके रिलीज हुए, बोन अपने आप को खुद रिकवर करने लगती है, बिकॉज हमारे शरीर में खुद अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, है ना, हमेशा सेल्फ हीलिंग ही करती है। जितने भी मेडिसिन सिस्टम्स हैं वो सब उसको एक्सेलरेट करते हैं, है ना, उसको इन्वोक कर देते हैं कि अब हमारा हीलिंग सिस्टम शुरू हो जाए, जिसका भी इनहिबिट हो गया है, किसी भी कारण से रुक गया है सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म, उसको फिर से स्टिमुलेट कर देती हैं। तो सिर्फ इमोशंस के हील होने से ही बहुत सारे दर्द चले जाते हैं। पैरों के तलवों का दर्द अक्सर चला जाता है। और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है पेन्स का, क्रॉनिक पेन्स का, कि एंगर, गुस्सा बहुत आता है। बहुत सारी स्थितियों पे हमें गुस्सा आता है, कभी हम उसको प्रकट कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। कर पाते हैं तो उस केस में कई बार स्थिति और बिगड़ जाती है, दूसरा भी गुस्सा करता है, फिर हम गुस्सा करते हैं। सो देयर इज नो लिमिट टू इट। एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं तो नेगेटिविटी भर जाती है बिल्कुल घर के अंदर, घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी, जिस भी जगह पर आप हैं। जब नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी तो नेचुरली कोई ना कोई डिजीजेस आने शुरू होगी। एंगर्स को जब हम सप्रेस कर देते हैं, हमें गुस्सा तो बहुत आ रहा है पर हम जानते हैं कि इस सिचुएशन में हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जो सिचुएशन में हम हैं, इस स्थिति में हम रिएक्ट भी नहीं कर सकते और हम इस स्थिति को बदल भी नहीं सकते हैं। तो हम उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर ही दबा लेते हैं, अपने पीछे माइंड में पीछे की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं। हम उसको याद नहीं रखना चाहते। इन दैट केस ऑल्सो बिकॉज इट इज देयर, एनर्जी, एंगर की एनर्जी वहां पर है, वो रिलीज नहीं हो रही है, वो कहीं जा नहीं रही, तो वो वहीं पर अटकी हुई है और वो भी पेन्स में कन्वर्ट होती है। फिर कहीं ना कहीं सर में दर्द होगा, कंधों में दर्द होगा, बाहों में दर्द होगा, पेट में दर्द भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। क्योंकि जितने भी इमोशंस हैं वो हम हार्ट से फील करते हैं, अपने हार्ट से फील करते हैं, इमीडिएटली हमें हार्ट से फील होते हैं जितने इमोशंस हैं। और फिर अगर उसमें से कुछ बुरा या ज्यादा अच्छा लगा तो वो थोड़ा सा नीचे हमारा जो नेवल चक्र है, आप कहेंगे मणिपुर चक्र में आ जाता है। और अगर उसका बैड इफेक्ट है, हमें बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा, तो वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है। और उसके वहां से भी अगर हम रिलीज नहीं कर पाते हैं, उस समय भी वी आर अनेबल टू रिलीज द इमोशन फ्रॉम आवर नेवल चक्र, तो वो और नीचे स्वादिष्ठान चक्र में जाकर बैठ जाता है परमानेंटली। वो फिर हमारी क्रॉनिक डिजीज। तो जब वो ऊपरी लेवल पर हो तभी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस गुस्से को रिलीज कर दें। वो उसके लिए भी हमारे पास रेमेडी है हॉली, जो कि आपके हार्ट चक्र को ओपन करती है। तो इनिशियली ही आपको बुरा भला थोड़ा सा कम लगता है एंड यू कैन अंडरस्टैंड अदर्स सिचुएशन ऑल्सो, दूसरे को आप मार्जिन देते हैं और एक अनकंडीशनल लव आपके अंदर पैदा होता है। हॉली मेडिसिन जो है दैट इज द मेडिसिन ऑफ लव, जो आपके अंदर से नफरत को हटा के, गुस्से को हटा के आपके अंदर प्यार पैदा करती है। तो और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको गुस्सा आएगा तभी आप हॉली लेंगे, उसी के कारण गुस्से को रिलीज करने के लिए ही आपको लेना है। आपका पर्पस जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट को डेवलप करने के लिए भी हो सकता है। मतलब अगर आप अपने अंदर अनकंडीशनल लव को डेवलप करना चाहते हैं तो भी आप हॉली ले सकते हैं, ठीक है ना। परिवार में रहते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, तो जितना अनकंडीशनल लव हमारे दिल में होगा, या किसी ने अगर हमें कुछ बुरा कहा है तो उसके पीछे उसकी अपनी बैकग्राउंड होगी, उसका
हो सकता है कोई किसी कारण से वो परेशान हो, कुछ हो, तो जब हमें ये समझ में आने लगेगा कि हर कोई अपना कार्मिक बैगेज लिए हुए है और किसी की अपनी अपनी परेशानियां हैं, वो जो भी व्यवहार कर रहा है उसका कुछ कारण है, तो हम वही व्यवहार करें जैसे हम हैं, जो हमारा एट्रीब्यूट है। अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारा दिल साफ है, हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से देने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है ना। कोई किसी ने अगर हमारे ऊपर ईंट फेंकी है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम भी ईंट फेंके, फिर हमें भी उसका बदला लेने के लिए उससे ज्यादा नीचे के स्तर पे आना पड़ेगा, जो कि हमें कभी भी फायदा किसी भी अर्थ में नहीं देने वाला है। मिस कंसल, अभी आपने फीएफआर के लिए क्या बताया? मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। एस्पिन बताइए या मिमलस बताइए? मिमलस बताइए अभी। मिमलस, जिन फियर्स को आप जानते हैं, क्योंकि ये मैं जनरल मेडिसिन बता रही हूँ और ये सारी मेडिसिन खानी भी नहीं है, आपको खुद देख के समझ के खानी नहीं, मैं पेन्स के लिए नोट कर रही हूँ बस। उसके बाद है रेड चेस्टनट। बहुत सारी मदर्स को पेन्स बहुत ज्यादा इसलिए भी रहते हैं कि वो अपने बच्चों और परिवार के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न रहती हैं, सबकी चिंता बहुत ज्यादा करती हैं। तो सबको मैम कौन सा बताया था आपने? रेड चेस्टनट मैंने अभी बताया, आई जस्ट टोल्ड रेड चेस्टनट। जब आप अपने परिवार की जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं तो भी एक टेंशन और बना रहता है, हमेशा आपको स्ट्रेस बना रहता है, उसके कारण भी दर्द होते हैं। तो एक सीमा तक ही परवाह करनी चाहिए, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से अपने काम करते हैं, तो उन्हें करने देना चाहिए थोड़ा बहुत। और व्हाई शुड वी वरी, हम क्यों नेगेटिविटी क्रिएट करें कि अगर हम ये सोचते रहेंगे कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो हो ही जाएगी, बिकॉज वी आर इनवाइटिंग द एक्सीडेंट। हेलो, बहुत तरीके की होती है। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? ऐसा है, ये मैं सर्वेश बोल रहा हूँ। हाँ जी, ये मैं गीता मैडम है, ये आपसे बात करेंगी, लेकिन बाद में बात करेंगी, आपका ये टॉक खत्म हो जाए, तो मैंने इनको बुलाया था हाँ जी, आने के हाँ लिए। जी, हाँ नहीं बिल्कुल जरूर जरूर, मैं आपसे शेयर करूंगा, तो आप इसको अपने ग्रुप में भी जोड़ लेंगी, तो जो आपके डिफरेंट वीडियो आएंगे जी ये देख पाएंगी। अपनी बेटी के बारे में बात करेंगी आपसे। जी, जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम। आप मेरा नंबर दे सकते हैं इनको, और मैं दे दूंगा। हाँ, और मुझे भी दे देंगे तो फिर मैं जोड़ लूंगी। और नेक्स्ट हमारा है एक, कई बार हम लोग जब अपनी परेशानी से बहुत ओवरवेल्म्ड होते हैं, तो आप अपने आप को पहचानने के लिए आप ये समझ सकते हो कि हेलो जी, ये आपने फोबियाज के लिए तो स्टार ऑफ बेथलेहेम बताया था। मिमुलस है बेसिकली, और स्टार ऑफ बेथलेहेम भी दिया जाता है। एक्चुअली जब ट्रीटमेंट बनाते हैं तो हम पूरी हिस्ट्री लेकर फिर उसके हिसाब से करते हैं। अगर कोई फोबिया है तो मिमुलस से भी ट्रीट हो जाता है, ओनली मिमुलस से भी ट्रीट हो जाता है, अगर बहुत डीप रूटेड नहीं। और जो एंगर मैनेजमेंट के लिए भी आपने होली बताया था। जी जी, हमेशा उसको लेनी पड़ेगी या मैंने थोड़े टाइम के लिए? नहीं, हमेशा नहीं लेनी पड़ेंगी आपको, लेकिन ज्यादातर इस पर डिपेंड करता है कि आपके कितने डीप रूटेड हैं प्रॉब्लम्स, कितनी पुरानी हैं और कितनी ज्यादा बढ़ी हुई हैं, और हर पर्सन का अपना रिएक्ट करने का, हर बॉडी उसका डिफरेंटली रिएक्ट करता है। तो एक बार जब मेडिसिन बनती है तो यूजुअली 3 से 6 महीने में प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कभी कभी मैम शादी से पहले कौन सी दवाई बताइए? किसी अगर लड़की की शादी से, आपने बताया था ना पहले प्रिपरेशन के लिए, वॉलनट दे सकते हैं। वॉलनट, ओके। हाँ, वॉलनट, वो अभी मैं उसी के ऊपर आ रही थी। नेक्स्ट यही है कि अगर कोई थैंक यू। हाँ, कोई ऐसा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज लाइफ में आने वाला है या आ गया है, तो उसमें आप वॉलनट। जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, ओके। तो
एक तो वॉलनट है, जो कोई अगर आपकी लाइफ में बहुत कोई चेंजिंग फेज चल रहा है जिससे आपको अकोमोडेट करने में दिक्कत हो रही है, तो आप वॉलनट ले सकते हैं, उसके कारण भी पेन होता है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी दवा ऐसी नहीं है कि जैसे वॉलनट है तो वो सिर्फ चेंज के लिए है या वो सिर्फ पेन्स के लिए है, ऐसा नहीं होता। हम इमोशंस देखते हैं, उस व्यक्ति के उस समय कौन से इमोशंस प्रोमिनेंट है, उसके हिसाब से फिर रेमेडी सिलेक्ट करते हैं। और कुछ लोग आपने देखा होगा कई बार कि अपना दुख जो है वो रिपीट ही करते रहते हैं, है ना, अपने बारे में बोलते रहते हैं, अब मेरे हाथ में बहुत तकलीफ है, मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर नहीं पाती हूँ, ये हो जाता है, ये हो जाता है। आप नहीं सुन रहे हैं तो आपको पकड़ पकड़ के वो बताएंगे अपना दुख, और आप कुछ और बताने की अगर उन्हें कोशिश करेंगे कि आप ऐसे कर लीजिए, तो वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे आपकी बात, कहेंगे नहीं आपको कुछ नहीं पता, आप मेरी सुनिए पहले, मेरे को बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत ज्यादा कष्ट चल रहा है। तो उन ऐसे लोगों को अगर कोई पेन्स, क्रॉनिक पेन्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं साथ में, तो आप हेदर दे सकते हैं। हेदर इज द मेडिसिन, HEATHER, हेदर है उसके लिए, वो आप उनको दे सकते हैं। और इन सब दवाइयों से, ये सब दवाइयां तो हैं ही जिनको आप इमोशन के हिसाब से दे सकते हैं क्रॉनिक पेन के लिए। इसके अलावा आप रेस्क्यू रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, जब पेन्स बहुत बढ़े हुए हैं तो रेस्क्यू रेमेडी भी अच्छा रिलीफ देती है। अगर कुछ नहीं है आपके पास, रेस्क्यू रेमेडी है घर में, तो आप रेस्क्यू रेमेडी दे दीजिए, और उसको थोड़े से पानी में डाल के आप उसमें कपड़ा गीला करके आप पेन वाली जगह पर आप लगा भी सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से जो रेस्क्यू जेल या क्रीम, नहीं तो पानी में डाल के, रेस्क्यू रेमेडी आपके पास है, उसको थोड़े से पानी में डालिए और उसको अप्लाई करिए। और ये देखिए, जैसे कल मेरा एक पार्सल आया था, कुछ मैंने एसेंशियल ऑयल्स मंगाए थे, आई डोंट नो आई कैन शो इट और नॉट। मेरा उसको पार्सल को खोलने में मेरा कैंची लग गई यहाँ पर अंगूठे में, ये कट हो गया, और करते करते मैंने देखा कि अरे इसमें तो बड़ा खून आ गया है एकदम से, तो मैंने थोड़ी सी कटोरी में पानी में डाला रेस्क्यू रेमेडी और उसमें डिप कर दिया अपना अंगूठा, तो इट इज ऑलमोस्ट हील्ड ना। बस वही किया, उसके बाद कुछ किया ही नहीं, एक ही बार किया, उसके बाद टाइम भी नहीं मिला मुझे घर के काम में, तो वो दिस इज क्वाइट हील्ड। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों में, अगर छोटी छोटी चीजों के लिए आप खुद भी रेस्क्यू रेमेडी या और रेमेडीज का प्रयोग कर सकते हैं अपने लिए, और फिर उसके बाद अगर आवश्यकता हो तो कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई ज्यादा उससे फायदा नहीं हो रहा है तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। और मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पे कौन कौन सी रेमेडीज को यूज कर सकते हैं उनको लेकर के आपके पास आती रहूंगी हर हफ्ते, सो दैट आप लोग अपना धीरे धीरे आपको अवेयरनेस होगी कि हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं बेस्ट फ्लावर रेमेडीज के थ्रू। एक क्विक रिव्यू आप दे सकते हैं, जैसे आज हम लोगों ने जो डिस्कस किए, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सी तरह की एनर्जीज होती हैं जो हम सप्रेस कर देते हैं, जैसे पितृदोष, उसमें आपने शुरुआत में बताया था। हाँ जी। तो उसके लिए आपने स्टार ऑफ बेथलेहम बताया, तो फोबियाज में आपने जो है नेबुलस बताया था, स्टार ऑफ बेथलेहम भी। हाँ, और बेथलेहम बेसिकली जो शॉक्स लगते हैं आपको, झटके, जो सदमा जैसे किसी चीज का लग जाता है, तो उस केस में स्टार ऑफ बेथलेहम यूज करते हैं। और सदमे हमारे तो लगे हुए ही हैं, कुछ तो हमारे लगे हुए हैं और कुछ उनके हमारे एंसेस्टर्स के हैं। तो उसके अलावा वो जनरल एक चीज मैंने बताई कि वो तस्वीर घरों में नहीं लगानी चाहिए, वो भी एक स्वास्थ्य खराब रहने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि उन्हें ऊर्जा की जरूरत होती है और वो फिर आपसे या परिवार के किसी भी सदस्य उस ऊर्जा को, तो उनकी पिक्चर्स हम लोग एल्बम्स में तो रख सकते हैं, बट घर में डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। नहीं, एल्बम्स में रख सकते हैं, एल्बम में रखिए, कभी भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले में मत लगाइए। और दिया तो बिल्कुल नहीं लगाइए उसके आगे। दिया, आपने घी का दिया हम मंदिर में क्यों जलाते हैं? ईश्वर का आह्वान करते हैं। एग्जैक्टली। और अगर आपने एंगर, आपने बताया कि जैसे जो लोग एंगर सप्रेस करते हैं अपना, या जिनमें ज्यादा आता है, ये भी एक तरीके के पेनफुल जन्म देता है, कारण होता है, बहुत ज्यादा है, बहुत, ये बहुत सीवियर पेन को जन्म देता है। और जो हमारा ये आर्थराइटिस है उसका मेन कारण हमारा गुस्सा ही होता है, गुस्सा एंड रिजेंटमेंट, जो हमारा इसके लिए है
इसके लिए आपने हॉली बताया था। जी हाँ, हॉली। तो पर अगर अभी आप कोई अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वैश्वार का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो फिर आप अभी कोई नई दवा मिक्स मत करिएगा उसमें। ये तो नहीं, वो तो डेफिनेटली नहीं, ये तो इन जनरल के लिए, क्योंकि ये चीजें समझने में बहुत मदद कर रही है आपका ये जो सेशन है, कि हमारे जो तकलीफें हैं शारीरिक और कई मानसिक, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि इन प्लेन्स के बारे में हम लोग कभी इतना सूक्ष्मता से कभी सोचते नहीं हैं, विचारते नहीं हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर इट।